हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज का पहला आर्टिकल है अबाउट आत्मनिर्भर भारत एंड स्वदेशी, कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट बनना इन डिफरेंट सेगमेंट लाइक इन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विसेज सेक्टर हो। फिर डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन सभी दिशाओं में हमें स्वदेशी चीज़ों का डेवलपमेंट करना ज़रूरी रहेगा। स्वदेशी का जो आपका आइडियोलॉजी है उसको हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए क्या है, हमारे देश के अंदर हमें जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियलिटी है, उसको डेवलप करना होगा। तो अभी इसमें स्वदेशी 2.0 के बारे में कहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना है। तो उसके लिए हमें क्या है, इससे थोड़ा हिस्ट्री लिंक करके देखना पड़ेगा। तो पास्ट में अगर हम देखें, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो अर्ली 19 सेंचुरी है, 1905 में जो आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट के समय जिस तरीके से ब्रिटिश जो गुड्स है या फिर जो डिफरेंट सर्विसेज है उसको बॉयकॉट करना, जैसे गुड्स में क्लॉथ को बॉयकॉट करना, सर्विसेज में एजुकेशन को बॉयकॉट करना, और उसके ज़रिए जो नेशनल एजुकेशन है उसको डेवलप करना, इंडिजीनियस इंडस्ट्री डेवलप करना, ये सभी चीज़ें हमने अर्ली 19 सेंचुरी में जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हम ये जो कॉन्सेप्ट है उसको प्राप्त करते हैं। फिर 1905 से 1911 के अंदर फॉर्मल स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, 1905 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई है। जो प्री 1905 है उसमें पैका रिबिलियन हो या फिर डिफरेंट रीजन में बॉयकॉट मूवमेंट हो, वो चल ही रहा था। उसके बाद 1905 से 11 में आपका जो स्वदेशी मूवमेंट है वो पूरे देश में चला था, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पॉल जी, लाला लाजपत राय जी। तो उसमें आपका इसमें देख सकते हैं कि एजुकेशन का डेवलपमेंट होना, इंडियन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट होना, गुड्स एंड सर्विसेज का डेवलपमेंट होना, जो अर्ली फेज का स्वदेशी था। फिर 1918 से 1947 में देखें तो गांधी जी का जो एरा था, उस एरा में भी हमने स्वदेशी का जो आपका आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ते हुए देखा। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना है डिफरेंट सेगमेंट में, और हमें अपनी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसको डेवलप करनी है, लाइक चरखा का डेवलपमेंट करना, स्पिनिंग व्हील। तो चरखा के जरिए क्या है, चरखा सिंबलाइज करता है सेल्फ रिलायंस को, तो सिंबलाइजेस सेल्फ रूल और स्वराज। खादी प्रमोट करना इन विलेज इकोनॉमी। तो इससे हमें क्या है, इकोनॉमी के सेगमेंट में हमें आत्मनिर्भर बनने में उस समय पे हमें साहस मिली थी। तो उसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें 1950 से 1990 में, तो जो नेहरूवियन इकोनॉमी था उसमें भी स्वदेशी में ध्यान दिया गया था। जैसे आपका डिफरेंट जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपका बार किया गया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में ध्यान दिया गया था। फिर आपके जो एजुकेशन है उसको डेवलपमेंट करने में, हेल्थ के डेवलपमेंट में, खुद का न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में, स्पेस सेगमेंट में डेवलपमेंट में ध्यान दिया गया था। और 21st सेंचुरी में देखें तो जो ये स्वदेशी या फिर जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है, ये स्पेशली कोविड के समय पे लिया गया था, आत्मनिर्भर भारत स्कीम। क्योंकि कोविड-19 के समय पे हमने देखा कि आपका जो जिस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही थी कोविड-19 के समय, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या फिर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के सेक्टर में हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 19 टू 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया था लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, कि डिफरेंट सेगमेंट में हमें क्या करनी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और उसके लिए जो पुराना स्कीम था 2014 का, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया। और अभी देखें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका पूरा हिस्ट्री हमने इसमें देखा। तो अभी जब ऐसे में कुछ आपका टॉपिक बनता है 1200 वर्ड्स के लिए, तो उसमें हमें क्या है, शब्द की कमी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या है, आपका वर्ड्स का कमी नहीं रहेगा। आप पहले हिस्टोरिकल डायमेंशन इसका लिखेंगे कि किस तरीके से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है वो हमने सेट किया था अर्ली 19th सेंचुरी में, देन 19th सेंचुरी में
देन 20 सेंचुरी में, देन 21st सेंचुरी में। तो इन तीनों ही सेंचुरी में हमने किस तरीके से अपने गोल को आगे बढ़ाया। तो अभी चैलेंज क्या है स्वदेशी का जो गोल है हमारा उसमें, तो सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, अभी भी हमारा जो रिलायंस है काफ़ी ज़्यादा है चाइनीज़ इंपोर्ट पे। चाइना से जो हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपका मेडिसिन बनाने के लिए डिफरेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लाना, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करना, ये सभी हमारी डिपेंडेंसी को दिखाती है। तो वो एक चैलेंज है। लिक्विडिटी एंड एमएसएमई डिस्ट्रेस, तो जो आपका एमएसएमई है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस देखी गई है। जो एमएसएमई है जो क्या करती है, लोकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देती है। तो इन एमएसएमई में क्या है, क्रेडिट की शॉर्टेजेस है, या फिर आपका जो इनका क्रेडिट देने के बाद भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो आपकी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, घाटे में चल रही है बिकॉज ऑफ आपका ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, या फिर जो आपका टैरिफ वार चल रहा है उसके वजह से। जैसे यूएसए ने कोई हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो उससे क्या है, हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का गोल है, स्वदेशी का गोल है, वो क्या है, चैलेंज में आ जाता है। फिर स्किल एंड इनोवेशन का डेफिसिट देखा जाता है। तो हमारे देश में 80 तो नहीं, क्या लगभग 90% जो वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सिर्फ 0.7% जीडीपी का खर्च करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि स्किल एंड इनोवेशन में देश में काफ़ी डेफिसिट है। फिर आपका ब्रेन ड्रेन का जो प्रॉब्लम है, तो अभी हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको देश के अंदर ही रिटेन करना ज़रूरी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से, या फिर आपकी एनकरेजमेंट ना होने की वजह से हमारी जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाती है टू डिफरेंट नेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमने ऑलरेडी देखा है, स्पेशली जो टैरिफ वार है, या फिर नॉन टैरिफ जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस है वो। फिर आपका जो इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स है, तो अभी कोई अगर हमारे देश के अंदर ही कोई अगर लोकल एंटरप्रेन्योर हो, या फिर हमारा इंडिया का कोई डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट हो, वो अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्लांट लगाना चाहता है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज या फिर रेड टेपिज्म जो है वो देखा जाता है। और एक अगला प्रॉब्लम क्या है, सस्टेनेबिलिटी का एक कंसर्न है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्लस इकोनॉमी का। तो उसके लिए हमें उस चैलेंज को भी मिटिगेट करना होगा, और बैलेंस तरीके से हमें जो आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी का गोल है, उसको आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट जो की टर्म्स है उसको इसमें एक्सप्लेन किया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसका अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो इसमें एक एनालॉजिकल रीजनिंग दिया गया है। तो एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, एक पैरेलल ड्रॉ करके दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे हिस्ट्री में भी हमने इस तरीके के एक्शंस लिए थे स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1921 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने खुद ही अपना जो सॉल्ट है वो तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूनिक आइडियाज प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल। तो क्या आइडिया इस आर्टिकल में है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत, उससे क्या जोड़ के देखा गया है, स्वदेशी को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसमें डिफरेंट डायमेंशन से आपको समझ लीजिए कि जब ऐसे लिखेंगे तो डिफरेंट डायमेंशन में लिखना होगा। मेंस में डिफरेंट जीएस पेपर में लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट डायमेंशंस को देखना होगा। जैसे सोशल डायमेंशन में हमें क्या करना है, इंडियन फार्म्स को प्रमोट करना है ताकि ब्रेन ड्रेन को हम रिवर्स कर सके। पॉलिटिकली देखें तो ये हमारा नेशनल सोवरेनिटी का मामला है, क्योंकि एक देश जब क्या है डिफरेंट सेगमेंट में, स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एआई में हो, इसमें अगर आत्मनिर्भर नहीं बनता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो सोवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज होता है। हमें दूसरे देश के हिसाब से हमें डिसीजन लेनी होती है, जबकि एक सोवरेन नेशन क्या करता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। फिर अगर लीगल देखें तो लीगल में प्रॉब्लम क्या है, जो एफडीआई है इन सर्विसेज, उसको हमें क्या करना है, री एवेल्युएशन करना है, ताकि हम अपने डिजिटल जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय क्या है कि जो भी डिफरेंट सर्विसेज है, सोशल मीडिया सर्विसेज हो, वो उसमें हमें सेल्फ रिलायंस हासिल करनी होगी थ्रू स्वदेशी। जैसे ट्विटर का अल्टरनेटिव निकालना या फिर फेसबुक का अल्टरनेटिव निकालना, वो सभी चीज़ें डेवलप करनी होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हैं।
आगे देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, फेज्ड एम्पावरमेंट करना है डिफरेंट सेगमेंट को। अभी क्या करना है, ऐसा होता है कि स्वदेशी को अपनाना है तो आपको विदेशी को बैन करना पड़ेगा, तो सडन बैन हमें नहीं करना है, फेज वाइज चीज़ों को देखना ज़रूरी है। बैन करने की जगह हमें क्या करना है, अपना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना है, ताकि जो बाहरी प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट किया जाता है वो खुद ही इंपोर्ट डिस्करेज हो जाएगा। फिर आपका कैपेसिटी बिल्डिंग करना है थ्रो पॉलिसी, लाइक आपका सर्विस लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इन सभी चीज़ों को देना है। स्ट्रेंथन करना है रेगुलेशंस को, लाइक डेटा को लोकलाइज करना है ताकि हमारा डेटा सोवरेनिटी बना रहे। तो इन सभी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल है। तो इवन इन ग्रिडलॉक कंडीशन नीड रिफॉर्म्स, सेज जयशंकर साहब एट जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन का जो 6 ऑर्गन होता है, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन सोशो इकोनॉमिक काउंसिल है, फिर आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसमें आपका देन आईसीजे है, फिर आपका सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उसी तरीके से जनरल असेंबली भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट है, ठीक उसी तरीके का एक आपका अरेंजमेंट है। तो देश की जो 193 नेशन जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी मेंबर है जनरल असेंबली के। तो 193 मेंबर है जो इस जनरल असेंबली में साल में एक बार मीट करते हैं और ग्लोबल लेवल में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसी का मीटिंग अभी हाल ही में हुआ है। 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग है वो हुआ है, 80 नंबर सेशन है। ऐसे साल में एक बार कंडक्ट करवाना होता है, तो कभी आपका क्या है, ये स्पेशल सेशन भी करवाया जा सकता है। तो 80th सेशन में एस जयशंकर साहब ने स्पेशली यूएन में जो ग्रिड लॉक कंडीशन है, मतलब ऐसा एक कंडीशन जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जिस तरीके से यूएन आज से पहले था 1945 के बाद जब ये फॉर्म हुआ था 1945 24 अक्टूबर, तब से अब तक लेके इसमें कोई खासा चेंज नहीं आया है। उस समय इसमें 51 मेंबर नेशंस थी, आज के समय पे 193 मेंबर नेशन है। लेकिन आज भी क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका सबसे पावरफुल ऑर्गन है, उसमें अभी भी P5 नेशंस ही है, मतलब 5 ही नेशन है। और जो 5 नेशन क्या कर रही है, आपके डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है, ये अपने सिर्फ पैरोकियल इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशंस क्या नहीं कर पा रहा है, जो आज के समय के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जैसे प्रेजेंट समय पे जो कन्फ्लिक्ट है, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है, जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, फिर जो हेल्थ इश्यूज है, फिर हंगर का जो प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, इनको सफल तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टेकल नहीं कर पा रहा है। और नहीं कर पाने का पीछे का एक रीज़न ये है कि जो ग्रिड लॉक कंडीशन है, जो रिफॉर्म अभी तक नहीं हुई है। तो इसीलिए क्या करना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़रूरी तो ये है नंबर 1 कि उसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाना और एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन देना अक्रॉस द ग्लोब। तो अभी अगर देखें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, तो आपके नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका इसमें है, यूएसए एक देश है। देन आप अगर यूरोप से देखें तो फ्रांस और ब्रिटेन है। देन आप अगर देखें यूरेशिया से तो रशिया है, और एशिया से देखें तो चाइना है। लेकिन इनके अलावा भी अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओशनिया से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इवन जो ग्लोबल साउथ है, जो उभरती हुई इकोनॉमीज है, उनके तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेशल जो ऑर्गन है, पावरफुल जो ऑर्गन है, उसमें कोई भी देश नहीं है। तो डिमांड यही है कि यूनाइटेड नेशन जो है 21st सेंचुरी का जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आपका इसमें सुधार लाना, ओवरहॉल करना ज़रूरी है। और उसमें इंडिया एक क्या है, दावेदार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जापान, जर्मनी, ये देश इसमें मेंबरशिप के लिए कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें स्पेशली जो इंडिया है उसका स्टेचर और उसका जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो हमारा देश है उसको इसमें परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, आपका ग्लोब में स्पेशली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।